नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कृष्णा प्रजापति पर। आज हम 100 बीबीआई क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी कॉमर्स के हैं, जिनका भी एग्जाम 2024 में होने वाला है, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें 100 बीबीआई क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो मॉडल पेपर से उठाए गए हैं। तो ये बीबीआई क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी हैं, जिनका भी एग्जाम 2024 में होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बिना वीडियो स्किप किए पूरा देखिए और अपना अपना प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए अच्छे से, है ना। ठंडी बहुत बढ़ चुकी है तो थोड़ा बच के भी रहिए, बैठ के पढ़ाई कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, ख्याति क्या है? गुडविल इज ए अदृश्य संपत्ति, अस्थाई संपत्ति। तो ये दोनों है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर वसूली खाते को डेबिट करते हैं किस में? तो बेची जाने वाली संपत्तियों से। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित करते हैं। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर करते हैं किस में? तो साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन आपके लिए दोनों बेहतरीन ढंग से दिए गए हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया गया है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश में पढ़ के ऑप्शन अच्छे से टिक लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि कितने विद्यार्थियों को आर्थिक चिट्ठे क्या होता है, संपत्ति पक्ष क्या होते हैं, लाभ हानि क्या होता है, हस्तांतरित क्या होता है, तो ये पता भी नहीं होता है। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है ना। जिसमें आपको समझ में आए उसमें पढ़िए और बेहतरीन ढंग से ऑप्शन टिक लगाइए और अच्छा अच्छा स्कोर खड़ा कीजिए अपने अपने एग्जाम में, है ना। साझेदारी फर्म के समापन के समय आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाए गए लाभ हानि खाते को ट्रांसफर किया जाता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू किस में? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि साझेदार के पूंजी खाते में। सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1000 रुपए समापन व्ययों का भुगतान कर दिया। कौन सा खाता डेबिट होगा? तो वसूली खाता डेबिट होगा। ठीक है, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के समापन पर आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित देय विपत्र को हस्तांतरित करते हैं, यानी कि फिर से ट्रांसफर करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द बिल्स पेबल सो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते में। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान का दायित्व लेने पर खाता क्रेडिट किया जाएगा ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट्स ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय ए पार्टनर द अकाउंट क्रिएटेड विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का पूंजी खाता। सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदार द्वारा 1 लाख रुपया के दायित्व के भुगतान का दायित्व लेने पर खाता क्रेडिट किया जाएगा ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ रुपीज 1 लाख बाय ए पार्टनर द अकाउंट क्रिएटेड विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का पूंजी खाता। सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए, आर्थिक चिट्ठे किसको बोलते हैं? तो बैलेंस शीट को बोलते हैं। आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए रोकड़ शेष को समापन के समय दिखाते हैं किस में? तो रोकड़ खाता में, कैश अकाउंट में। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में वसूली के लाभ हानि को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, विभाजित मतलब डिवाइड किया जाता है। तो किस में? तो लाभ विभाजन में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगला क्वेश्चन है, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसी व्यय को डेबिट किया जाता है किस में? तो साझेदार का पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन दोनों हैं। अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो हिंदी पढ़िए, नहीं तो इंग्लिश में आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वसूली खाते में ट्रांसफर किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? तो किस में? तो अकाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स, संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त राशि को। ठीक है, सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? इसमें था ट्रांसफर किया जाता है, इसमें ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि रोकड़ खाते के शेष को भी नहीं करते हैं और संचय के शेष को भी नहीं करते हैं, लाभ हानि खाते को शेष को भी नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के आहरणों पर ब्याज नाम किया जाता है। इन द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार का पूंजी खाते में, है ना, उसमें नाम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति, दिखाई गई ख्याति की वसूली होने पर क्रेडिट होगा ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ गुडविल व्हिच वाज शो इन बैलेंस शीट विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, किसमें? तो वसूली खाते में। चलिए
अगला क्वेश्चन है, सही आंसर इसका 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है, किसमें? तो पार्टनर्स में, साझेदारों को। ठीक है, चलिए सही आंसर इसका फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, आय व्यय खाता, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, है ना। आय व्यय खाता में क्या लिखा जाता है? आय व्यय खाता में क्या लिखा जाता है? तो आयगत मदों को, ठीक है, रेवेन्यू आइटम्स लिखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है। सामान्यतः आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है, जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट्स, किसमें? तो सरप्लस या डेफिसिट, अधिक या कमी। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य के लिए, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा को दिखाया जाएगा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस विल बी शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, किसमें? तो आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में। ठीक है, सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाभकारी संगठन में व्यय पर आय का अधिक को क्या कहा जाता है ना। इन ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस, अधिक, है ना। सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखिए, गैर लाभकारी संस्थाएं बनाती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता, है ना। इधर भी 20 नंबर भी सेम ही था और 21 नंबर भी सेम ही है। चलिए, साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन है, जब अस्थायी पूंजी प्रणाली को अपनाया जाता है तो फर्म की पुस्तकों में साझेदारों के खाते खोले जाते हैं, किसमें? तो पूंजी और चालू खाते में, है ना। व्हेन फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम इज अडॉप्टेड द अकाउंट्स ओपनड इन द बुक्स ऑफ द फर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल एंड करेंट अकाउंट में। ठीक है, आंसर इसका 3 हो जाएगा। देखिए दोनों ऑप्शन है आपके पास, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें भी आप समझ सकते हैं वो पढ़ के अच्छे से टिक लगाइएगा, तभी आपका सही हो जाएगा, है ना, तभी आपका सही हो पाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ए इनकम, क्या है? आय है। आहरण पर ब्याज क्या होता है? आय होता है। सही आंसर इसका 2 है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खातों में हमेशा होगा, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव आइदर ऑफ द टू, यानी कि नाम शेष और जमा शेष दोनों होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आंसर इसका 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, क्या होता है? तो प्रारंभ की पूंजी पर, कैपिटल इन द बिगिनिंग, है ना। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए क्या? लाभ का विनियोजन, पूंजी पर सामान्यतः क्या मानना चाहिए? तो लाभ का विनियोजन मानना चाहिए। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि को बांटते हैं, किसमें? तो समान अनुपात में। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट ऑफ लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज को प्रभावित किया जाता है, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इन चार्ज टू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी की विशेषता निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सीमित दायित्व नहीं है। ठीक है, सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आहरण पर समय नहीं दिया रहता है तो आहरण पर ब्याज प्रभावित किया जाता है। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, तभी समझ में आ पाएगा, है ना। जब आहरण पर समय नहीं दिया रहता है तो आहरण पर ब्याज प्रभावित किया जाता है, कितने महीने? तो 6 महीने। ठीक है, सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर और लिखित दायित्वों का लेखा करने पर होगा क्या? वर्तमान साझेदारों की हानि हो जाएगी। ठीक है, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चलिए सही आंसर इसका 2 है। अगला क्वेश्चन है, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है, एन एसेट्स व्हिच इज नॉट फिक्टियस बट इंटेलिजिबल, है ना, लेकिन अमूर्त प्रकृति की है, इसका वसूली मूल्य होता है हैविंग इट्स रियलाइजिंग वैल्यू, क्या होता है? तो गुडविल होता है। गुडविल, देखिए गुडविल के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, आपको गुडविल अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याति, देखिए यहाँ भी है गुडविल,
ख्याति के संपत्ति की प्रकृति क्या है? व्हाट नेचर ऑफ एसेट्स ऑफ गुडविल इज क्या है? तो इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति है। सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है, जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है तो फर्म की बहियों में उन रकम को डेबिट करना चाहिए, किसमें? तो रोकड़ खाते में, कैश अकाउंट में, है ना। चलिए सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि ख्याति का खाता खोला जाए, इसे डेबिट करना चाहिए, किसमें? तो ख्याति खाते में, ठीक है। ख्याति से इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गुडविल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, गुडविल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। आपको जो है 100 क्वेश्चन में से यहाँ पे तो 90 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। पढ़ के जाओ यार, पढ़ के जाओ, एग्जाम पास करके आओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, किसमें? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, पुराने आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सामान्य संचय को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। जनरली रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, किसमें? तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार के प्रवेश के समय पुरानी फर्म के आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित अविभाजित लाभ को पूंजी खाता में ट्रांसफर किया जाता है, किसमें? तो पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ओल्ड पार्टनर्स इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्तियों और दायित्वों को उनके रिवैल्यूएट, ठीक है, रिवैल्यूएट मूल्य पर दिखाया जाता है, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सो एट देयर रिवैल्यूएट वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट में, किसमें? तो आर्थिक चिट्ठे में, ठीक है, नए आर्थिक चिट्ठे में। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति, फिर से गुडविल, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाने में असमर्थ हो तो ख्याति की राशि डेबिट की जाती है, किसमें? तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। सही आंसर इसका हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, जब एक नया साझेदार अपने भाग का प्रीमियम नगद के बजाय किसी वस्तु के रूप में फर्म को देता है तो ऐसी वस्तुओं को खाता डेबिट किया जाएगा, किसमें? तो प्रीमियम खाता क्रेडिट में, ठीक है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय, ठीक है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो सामान्य संचय का ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। जनरल रिजर्व एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू, तो साझेदार के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार प्रवेश के बाद तैयार किए गए आर्थिक चिट्ठे में, नए साझेदार प्रवेश के बाद तैयार किए गए आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों और दायित्वों का अवलिखित करते हैं, किसमें? तो पुनः मूल्यांकित मूल्य पर, यानी कि रिवैल्यूएट प्राइस पर, ठीक है। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है तो उससे राशि को डेबिट करेंगे, किसमें? ठीक है, तो रोकड़ खाते में, कैश अकाउंट में। इफ ए न्यू पार्टनर गिव्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश देन दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। सेंस इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अस्पष्ट समझौता की अनुपस्थिति में कौन नए साझेदार को अपना लाभ देगा? यह गर्भित है कि पुराने साझेदार हिस्सा देंगे, तो किसमें? तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ठीक है। सेंस इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गला सूख गया यार। साझेदारों अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को सभी साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ठीक है। पुराने लाभ हानि अनुपात में, सॉरी हानि अनुपात में। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न और ऑनरेरियम इज किसमें? तो एन एक्सपेंस, यानी कि व्यय में। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं किसमें? नगद में, कैश में, ठीक है। चलिए सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संगठनों के आजीवन सदस्यता शुल्क है
किसमें? तो पूंजीगत प्राप्ति, तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए, ये तो पता होना चाहिए आपको। रियल अकाउंट ये क्या है? वास्तविक खाता है। देखिए अगर आपने 2 साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आपके लिए जो एक नंबरी वाले क्वेश्चन जितने भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उसमें जो है ना आप एग्जाम पास कर पाओगे, नहीं कुछ भी नहीं तो आप सेकंड डिवीजन तो जरूर पास कर पाओगे, है ना। तो आपको एक नंबरी वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको पढ़ के जाना है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, मेरी एक राय मान लीजिए तो अच्छी बात है। चलिए सही आंसर इसका 3 है, वास्तविक खाता। अगला क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिकों को कहते हैं क्या? पूंजी निधि, कैपिटल फंड कहते हैं। इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साझेदार का दायित्व है लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज अनलिमिटेड, असीमित। साझेदार का दायित्व क्या होता है? तो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 20 है। इन ए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 20। ठीक है, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में ऋण पर ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन नॉन इज गिवन इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कितना परसेंट? तो 6%। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सो गया यार अगला क्वेश्चन है बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी? तो 10 है। ठीक है, मैक्सिमम बोला है, अधिकतम संख्या तो कितनी? ठीक है, अधिकतम बोल रहा है यहाँ पे, अच्छे से पढ़िएगा, अधिकतम संख्या बोल रहा है वो, तो 10 है। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आय व्यय खाते लिखे जाते हैं, सॉरी आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं, आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ क्या? तो केवल आयगत प्रकृति लिखे जाते हैं, रेवेन्यू नेचर ओनली। इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था की आय का साधन क्या है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है लेकिन चारों सही है, मतलब तीनों सही है। ठीक है, सदस्यों से प्राप्त चंदा, प्रवेश शुल्क और दान, ये तीनों सही है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है? which of these following represent capital receipts? तो क्या है? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, आजीवन सदस्यता शुल्क है। ठीक है, सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। बिजनेस करना भी अच्छी बात होती है। चलिए एक क्लब द्वारा घास के विक्रय से प्राप्त राशि को माना जाना चाहिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय ए क्लब शुड बी ट्रीटेड एज क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि आयगत प्राप्ति। ठीक है, क्या मानते हैं? तो आयगत प्राप्ति मानते हैं। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाभकारी संगठन से अलाभकारी संगठन में आय पर व्यय का अधिक को क्या कहा जाता है? तो डेफिसिट कहा जाता है, यानी कि कमी कहा जाता है, तो सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतया प्राप्ति और भुगतान खाता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिखाते हैं किसमें? तो नाम से इसमें डेबिट बैलेंस में। ठीक है, सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त राशि संपत्ति को क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज पर्सन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? तो लेगेसी, रिक्त कहा जाता है। ठीक है, चलिए सही आंसर इसका फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, ये पहले भी आया था क्या? बैलेंस शीट में नहीं, पहले नहीं आया था। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को देखा जाता है आर्थिक चिट्ठे में। ठीक है, बैलेंस शीट में दिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाना चाहिए, एंट्रेंस फीस, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज क्या? ए रेवेन्यू इनकम, यानी कि आयगत इनकम माना जाए, आयगत आय माना जाना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंस इसका 2 है। अगला क्वेश्चन है पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है क्या? आर्थिक चिट्ठे में। ठीक है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां किधर दिखाते हैं? तो आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सचिव को मनोदय का भुगतान है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आयगत व्यय। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नो एज क्या कहते हैं? तो अधिशेष कहते हैं, यानी कि सरप्लस। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बकाया चंदा है, ये वीवीआई क्वेश्चन है और सब्सक्रिप्शन इज बहुत बार पूछा गया। ये बकाया चंदा क्या होता है? तो संपत्ति होता है,
संपत्ति होता है, ठीक है, असेट्स, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, आय व्यय खाता तैयार करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाय क्या, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलाभकारी संगठन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले पूछा गया था ना, 17 नंबर था, अभी 71 नंबर, सेम ही। चलिए सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है। अब बोल रहा है अलाभकारी संगठन है ही नहीं। चलिए कौन सा नहीं है, तो सार्वजनिक कंपनी जो होती है ना, पब्लिक कंपनी, वो नहीं होती है, ठीक है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है वो। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात, देखिए ये आपको पता होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, क्या है, तो नाममात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। क्या, पुनः मूल्यांकन खाता और लाभ हानि समायोजन खाता दोनों नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ख्याति क्या है, गुडविल, फिर से आ गया, औद्योगिक संपत्ति और अस्थायी संपत्ति दोनों है, फिर से आ गया, पहला क्वेश्चन भी था, 75 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, किसमें, तो लाभ के हिस्से पाने के लिए, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्तियों तथा दायित्व के मूल्यों में परिवर्तन के लिए हम खोलते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। अगला क्वेश्चन है, संचित लाभों का संचय का ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, संचित लाभों को संचय का ट्रांसफर किया जाता है किसमें, साझेदार के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार को लिया जाता है, ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, किससे, तो सभी साझेदारों की सहमति से लेते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं, अगर आप किसी को भर्ती करते हैं अपने न्यू पार्टनर्स के लिए, तो आप सबसे राय विचार लेते हैं ना, इसी तरह सभी साझेदारों की सहमति से लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण कर किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की स्थिति में जब कोई रिटायर होता है, तो संपूर्ण ख्याति की पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। गुडविल, मैंने इसी बोला था, गुडविल याद कर लीजिएगा, संपूर्ण ख्याति को पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाता है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, ठीक है। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते के समय, फिर से बोला रिटायरमेंट, ठीक है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते के समय अविभाजित लाभों और हानियों को सभी साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है, किसमें, तो पुराने लाभ हानि अनुपात में, ठीक है। रिटायर का जो करेगा तो पुराना ही करेगा ना, नया तो करेगा नहीं, तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही आंसर का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवकाश, फिर से रिटायरमेंट का है, अवकाश ग्रहण करने पर, नहीं सर, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गुडविल का क्वेश्चन आपको रख के ही जाना है, गुडविल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। गुडविल इज पेड आउट टू बी रिटायरिंग पार्टनर इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि पुराने लाभ हानि अनुपात में, ठीक है। जैसे रिटायर करेगा ना, वैसे ही पुराने विभाजन अनुपात में ही करेगा, क्योंकि नया तो करेगा नहीं, है ना, क्योंकि उनका जो है ना पुराना है अनुपात है। चलिए सही आंसर इसका फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, और लिखित दायित्वों को नए आर्थिक चिट्ठे में प्रत्येक रूप से दिखाया जाता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज सो इन न्यू बैलेंस शीट सेपरेटली इन, किसमें, तो दायित्व पक्ष में यानी कि लायबिलिटी साइड में। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसके पूंजी शेष पर किस दर पर ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है, तो 6%, पहले भी था 6%, देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपको पिछले भी आया होगा। देखिए अगर आप समझ में नहीं आता है एक बार में, तो आप 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस इज गुड लर्निंग होता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सीखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। विराट कोहली को पहचानते हो ना आप, क्रिकेटर है, कौन नहीं पहचानता है उसको, है ना, सभी पहचानते हैं उसको। तो वो जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, वो उतना रन मार पाते हैं, तो इसी तरह आप जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना रन बना पाइएगा। यहाँ पे भी सेम ही है ना, एक समझिए कि खेल ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन सीरियस लेना है, सीरियस वाले खेल है ये। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है क्या, ह्रास, डिप्रिसिएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्याग का अनुपात निकालना पड़ता है, देखिए पहले भी था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हैज टू बी एसर्टेड, है ना, तो किस में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, है ना, साझेदार के प्रवेश पर, ठीक है, जब साझेदार ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही आंसर इसका 2 है। अगला क्वेश्चन है, डिक्रीज इन द लायबिलिटी इज क्या, गेन, दायित्व में कमी क्या कहलाती है, प्राप्ति। चलिए सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि साझेदार की मृत्यु की दशा में, जब साझेदार की डेथ हो जाती है, अभी रिटायरमेंट था, एडमिशन था, अभी डेथ आ गया,
संचित लाभों और हानियों को बांटा जाता है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। संचित लाभों और हानियों को बांटा जाता है किसमें? तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराने लाभ वितरण अनुपात में। अरे यार अच्छे से पढ़ के जाओ यार प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये तो, है ना। चलिए सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पत्र की राशि को पूंजी खाता में जमा किया जाता है, इसमें तो मृतक साझेदार सहित सभी साझेदारों को, ठीक है। ऑल पार्टनर्स इंक्लूड्स द डिसीज पार्टनर, जो भी साझेदार मृत्यु हो जाते हैं, ठीक है। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से आदित्य वाले, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा, कितना परसेंट? तो फिर से 6%, ठीक है। सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित संयुक्त बीमा पत्र का शेष है, ठीक है। द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एज सो इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट बीमा पत्र का संपूर्ण मूल्य, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, फिर से डेथ वाले हैं ना, ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर इन फॉर्म पेमेंट आर मेड टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, निष्पादक खाता में। ये आपके लिए बहुत ही मतलब बनाया गया, बहुत अच्छा है कि, है ना, क्योंकि पहले था एडमिशन, फिर था रिटायर, अभी आ गया डेथ, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए निष्पादक खाता में, सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकस के ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू किसमें? तो कैश अकाउंट में, यानी कि रोकड़ खाते में, है ना। ओवरड्राफ्ट भी पूछे जाते हैं तो ओवरड्राफ्ट भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर, देखिए अब डिसोल्यूशन के आने वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है यार। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को ट्रांसफर किया जाता है किसमें? तो इनमें से कोई नहीं, साझेदार के पूंजी खाते में नहीं करते हैं, ठीक है। वसूली खाते में नहीं किया जाता है, साझेदार के चालू खाते में नहीं किया जाता है, मतलब ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखा जाता है इफ प्रीमियम इज स्टेटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस इज इट अपीयर्स इन किसमें? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाभ हानि खाते में, है ना। प्रीमियम और व्यापारिक खाते व्यय मानने पर इसे किसमें लिखा जाता है? तो लाभ हानि खाते में। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। गला सूख गया यार अच्छे से, लेकिन पढ़ो आप। संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता और संयुक्त बीमा पत्र संचय खाता दोनों अलग अलग है। देखिए संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता यानी कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, दोनों का शेष हमेशा क्या होता है? तो समान होता है, ठीक है। उनका जो शेष होगा हमेशा समान होगा, यानी कि संचय हो या बिना संचय हो तो दोनों समान होगा। इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये फिर से डेथ वाले, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाता को जमा किया जाएगा किसमें? तो उसके खाते के हिस्से से, हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लिखित परिसंपत्ति जब साझेदार द्वारा ली जाती है तो इसे दिखाते हैं किसमें? तो वसूली खाता के जमा पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लिखित दायित्वों का जब भुगतान किया जाता है तो इसे दिखाते हैं किसमें? तो वसूली खाता के नाम पक्ष में, यानी कि डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्म के समापन के समय, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, फर्म के समापन के समय संचित लाभों का संचय सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि एट इट द टाइम ऑफ फर्म डिसोल्यूशन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व आर ट्रांसफर टू किसमें? तो साझेदार के पूंजी खाते में, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए इंपॉर्टेंट बातें कुछ जान लीजिए। देखिए एग्जाम आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 साल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए ना तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो भी है उसको आप जरूर रट के जाइए, पढ़ के जाइए, क्योंकि समझ तो आप पाओगे नहीं क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो, तो आप उसे रट के ही जाओ, ठीक है। और एक बार अगर आप मेरे वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आते हैं एक बार में तो आप उसे 2 बार 3 बार 4 बार और खुद से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन मेरे जो वॉइस है उससे आप रोक लो और वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद खुद से पढ़ो और खुद से उसका आंसर सही तरीके से बनाओ, है ना। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में बनाओ, नहीं तो हिंदी में बनाओ, ठीक है। चलिए इतना ही, और अच्छे स्कोर खड़ा करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। अभी अकाउंट के क्वेश्चंस, अभी एक वीडियो और आने वाला है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज के, इसके बाद इकोनॉमिक्स के, एंटरप्रेन्योरशिप के, इस सारे के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।